पहला पॉइंट लिखो, डाउनलोड द नेसेसरी इंस्टॉलेशन मीडिया फ्रॉम मार्केट प्लेस। हेडिंग दे देना एसएपी इंस्टॉलेशन, और एसएपी उसमें इंस्टॉलेशन। उसमें ये लिख लेना प्री रिक्विजिट। प्री रिक्विजिट में जो है ना, फर्स्ट पॉइंट है डाउनलोड द नेसेसरी इंस्टॉलेशन मीडिया फ्रॉम मार्केट प्लेस। ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है चेक द कंपेटेबिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डेटाबेस। द कंपेटेबिलिटी ऑफ ओएस एंड डेटाबेस। डाउनलोड द लेटेस्ट इंस्टॉलेशन गाइड फ्रॉम द मार्केट प्लेस। उसके बाद नॉन इशू जो है ना, क्योंकि जब इंस्टॉलेशन होती है तो बहुत सारी इश्यूज आती है, तो फाइंड आउट द नॉन प्रॉब्लम्स। गूगल गूगल पे सर्च मार लेते हैं, कुछ नॉन प्रॉब्लम है क्या इसमें, या कोई बग है इस जो भी वर्जन तुम इंस्टॉलेशन करोगे। ओके। Find out the फाइंड आउट, known problems. हाँ, फाइंड आउट द नॉन प्रॉब्लम्स। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है इंस्टॉल द ओएस रिलेटेड पैचेज एंड फिक्सेस। जो भी ओएस के पैचेज हो गए, वो पैचेज इंस्टॉल करने होते हैं। एंड फिक्सेस। fixes. उसके बाद इंस्टॉल जेआरई, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट जो है ना, लेटेस्ट वाला, लेटेस्ट, इंस्टॉल लेटेस्ट जेआरई। ठीक है। उसके बाद सेट द जावा एनवायरनमेंट वेरिएबल। JRE variable. हाँ, जावा एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करते हैं ना। इसका पूरा लाइन क्या है सर, जावा इन्वायरमेंट वेरिएबल का? सेट द जावा एनवायरनमेंट वेरिएबल, ब्रैकेट में लिख लेना जावा अंडरस्कोर होम होता है, होम पाथ सेट कर लीजिए। लिख लिए। जी। उसके बाद लिखो सेट द वर्चुअल मेमोरी या स्वैप मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी विंडोज में हो जाएगा, स्वैप मेमोरी लिनक्स में हो जाएगा। सेट द नहीं, क्या वर्चुअल लिखना है? सेट द सेट द वर्चुअल मेमोरी, और स्लैश में लिखना स्वैप स्पेस, और स्लैश देके लिखना स्वैप स्पेस। उसके आगे लिखना इज इक्वल टू दे करके 2 इंटू रैम, 2 इंटू फिजिकल रैम। मीन्स डबल बताना है जितना भी है। हाँ, जितना फिजिकल मेमोरी है उसके डबल होना चाहिए मिनिमम। लिख लेना उसको, मिनिमम मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, जितना दे सको। लिख लिए। जी। उसके बाद लिखो सेट द होस्ट नेम,
देख लिए। जी सेट द होस्ट नेम, ब्रैकेट में लिखो होस्ट नेम शुड नॉट बी मोर देन 13 कैरेक्टर। ठीक है, लिख लिया। जी जी। उसके बाद जब हम इंस्टॉलेशन करते हैं तो उनके जो है ना कुछ पोर्ट्स होते हैं वो ओपन होना चाहिए। तो लिख लो नेसेसरी पोर्ट शुड बी ओपन। सब में चेंजेस होता है, इंस्टॉलेशन के टाइम पे अलग अलग होती है, वो पोर्ट नंबर में बाद में होता जी है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, एप्लीकेशन स्पेसिफिक पोर्ट शुड बी ओपन। तो एप्लीकेशन स्पेसिफिक पोर्ट कौन कौन सा होगा? जैसे 32 उसके डिस्पैचर के लिए हो गया, 32 फॉलोड बाय द स्ट्रेंथ नंबर, गेटवे का हो गया, मैसेज सर्वर का हाँ। हो गया, हम्म। इस तरह का 30, ना हाँ 32, 33, 36 ये सब जो है ना पोर्ट ओपन हो। होते हैं, ये ओपन होना चाहिए। उसके बाद जो मेन प्रीरिक्विजिट होता है, आईपी एड्रेस जो है स्टैटिक होना चाहिए। आईपी एड्रेस शुड बी स्टैटिक। हो गई, जी स्टैटिक हो गई। उसके बाद जो मीडिया वोडिया डाउनलोड होता है उसके लिए हमें एस यूजर आईडी की जरूरत होती है। तो वो एक बार ये देख लेना, इंश्योर द इंटरनेट कनेक्शन, ठीक है, शुड बी अवेलेबल एंड यू शुड हैव वैलिड एस यूजर आईडी। एस यूजर आईडी और टेक्निकल यूजर आईडी में क्या फर्क होता है? टेक्निकल यूजर जो टेक्निकल होता है। टेक्निकल यूजर जो है ना सिर्फ एसएपी एंड सिस्टम के बीच में कम्युनिकेशन एनेबल करता है। टेक्निकल आईडी से हम बाकी कुछ नहीं कर सकते, ना डाउनलोड कर सकते हैं, ना कोई भी ओएसएस रेज कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। दैट इज ओनली फॉर कम्युनिकेशन। ओके। क्योंकि अर्लियर क्या होता था कि जो हम कनेक्शन ओपन करते थे एसएपी के बीच में, R3 कनेक्शन या एचटीटीपी कोई भी कनेक्शन, दैट इज नॉट सिक्योर। ठीक है, तो उसको सिक्योर करने के लिए उसने HTTPS इनेबल किया और ये टेक्निकल यूजर आईडी मेंटेन किया डायरेक्ट सिस्टम में। तो देयर शुड नॉट बी एनी मैनुअल इंटरवेंस बिटवीन एसएपी एंड द सिस्टम। जैसे सिस्टम को कुछ भी कम्युनिकेशन करना है उसके बीच में, एसएपी के बीच में, हम्म। तो उसके लिए टेक्निकल यूजर आईडी होता है। जैसे कोई हाँ, बैच करना है, कुछ या करना, पहले क्या, ऑटोमेटिक। हाँ, पहले क्या होता था कि एसएपी नोड जो है ना मार्केट प्लेस से कोई भी डाउनलोड कर सकता था। ठीक है, इस सिस्टम में कुछ इस तरह की स्पेसिफिक सेटिंग्स नहीं होती थी। एक आरएफसी होती थी, ओएसएस वाली आरएफसी, SAP_OSS। वो आरएफसी यदि चल जाती थी तो डायरेक्ट जो है मार्केट प्लेस से एसएपी कर नोट लेते। डाउनलोड हो जाते थे। लेकिन उसको भी उसने सिक्योर कर दिया, डिजिटल कर दिया। जब तक डिजी नोट कॉन्फ़िगरेशन नहीं होती है तब तक जो है, जब तक तुम्हारा ये टेक्निकल यूजर आईडी मेंटेन नहीं रहेगा सिस्टम में, तब तक हम उसको डाउनलोड भी नहीं कर सकते हैं। जो अभी पीछे आया था 2020 में जो किया हम्म। था इन्होंने डिजिटल, उसके लिए हमें जो है ये एस यूजर आईडी की रिक्वायरमेंट होती टेक्निकल यूजर की। है। टेक्निकल यूजर कुछ भी नहीं होता है जब SAP support.sap.com पे यदि हमें लॉगिन करके, क्योंकि इसका सॉफ्टवेयर कहीं पे नहीं मिलता है, गूगल पे सर्च करोगे कहीं पे भी कुछ हाँ करोगे तो हाँ हाँ। SAP का कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके लिए ये मैंडेटरी है एस यूजर आईडी। ओके। तो एस यूजर आईडी के थ्रू ही हम मार्केट प्लेस बोलते हैं support.sap.com पे जो लॉगिन करके, जहाँ पे रिपोजिटरी होती है SAP की, जिससे हम मीडिया डाउनलोड करते हैं, जिससे हम SAP के नोट्स डाउनलोड करते हैं, उसके लिए हमें लॉगिन क्रीडेंशियल चाहिए और उस क्रीडेंशियल को जो है ना एस यूजर आईडी बोलते हैं। ओके। टेक्निकल यूजर आईडी होता है जो हमें सिस्टम में मेंटेन करना पड़ता है। वो इंटरनल कम्युनिकेशन एनेबल करता है SAP मार्केट प्लेस और सिस्टम के बीच में, सो दैट कि कभी कभी कोई बग आ गया तो उसको फिक्स करने के लिए SAP की नोट डाउनलोड करनी है तो डायरेक्ट हम सिस्टम में डाउनलोड कर सकते हैं। टेक्निकल आईडी इंस्टॉलेशन के बाद सेट करनी होती है। अच्छा। और एस यूजर आईडी की रिक्वायरमेंट होती है जब हमें कोई मीडिया डाउनलोड डाउनलोड करना करना हो, होता है। नोट तब जरूरत होती है। ठीक है, ये प्री रिक्विजिट समझ में आ गया इतना। हाँ। अब हम अभी सबसे पहले तुम्हें इंस्टॉलेशन करवाएंगे हाना डेटाबेस का। ओके। क्योंकि सबसे पहले क्या होता है, फर्स्ट जब इंस्टॉलेशन प्री रिक्विजिट तुम्हारे पास आ गया तो फर्स्ट ऑप्शन होता है OS इंस्टॉल करने का। ठीक है,
अभी हमारे पास ओएस ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। मैं जब तुम्हें सिस्टम दूंगा तो तुम खुद से ओएस इंस्टॉल करना। ओएस इंस्टॉल करने के बाद जो है ना, उनके जितने भी प्री रिक्विजिट्स होती है वो फॉलो करने पड़ते हैं। जो भी उनके पैचेज होते हैं, पैचेज प्रॉपर इंस्टॉल होना चाहिए। ठीक है। जैसे हम अभी इंस्टॉलेशन कर रहे थे तो स्क्रीन दिख रहा है तुम्हें? हाँ। कुछ पैकेज मिस था, लाइब्रेरी वाला पैकेज मिस था, लिव एल टी टी एल 7 वाला ये पैकेज मिस था। तो ये हमने अभी इंस्टॉलेशन किया है इसका। तो इस तरह के जो भी पैकेज है ये हमें पहले से ही इंस्टॉल करके रखना चाहिए। ये जब हमने इंस्टॉलेशन चलाया इसको चेक करने के लिए कुछ कलाम से होंगे ना, इसको क्या क्या हाँ, मैसेज सब कुछ होता होगा ना? इंस्टॉलेशन का लॉग होता है। उस लॉग में हमें इसने बताया एरर व्हाइल लोडिंग शेयर लाइब्रेरी। ठीक है। ये है लिव ltd.so.7 कैनॉट ओपन शेयर प्रोजेक्ट। तो हमने इसको इंस्टॉल कर दिया ये वाला, तो अब चलना चाहिए। अब मैं तुम्हें इंस्टॉलेशन बताता हूँ। इंस्टॉलेशन से पहले क्या होता है, मार्केट प्लेस से हमें डाउनलोड करनी होती है। डाउनलोड करने के लिए ये support.sap.com जो है, यहाँ से जाके हम खोलते हैं। ये फ्रंट पेज है। डाउनलोड करना है कोई भी मीडिया तो यहाँ से सॉफ्टवेयर डाउनलोड का ऑप्शन है। कोई यदि एसएपी को इंसिडेंट रेज करनी है तो रिपोर्ट एन इंसिडेंट है। यदि कोई पुराना इंसिडेंट को व्यू करनी है, उसकी स्टेटस चेक करनी है, तो यहाँ पे व्यू इंसिडेंट है। तो इस तरह से सारे चीज, यदि लाइसेंस की रिक्वेस्ट करनी है तो रिक्वेस्ट की है। इस तरह से लॉन्च पैड पे जाना, क्वेरी लॉन्च पैड पे, तो क्वेरी लॉन्च पैड पे जाना। इस तरह से ये इनके मेन्यू बनी हुई है। जो चीज करना है हमें वो चीज हम यहाँ से कर सकते हैं। जैसे टेक्निकल यूजर की रिक्वेस्ट करनी है तो यहाँ पे मैनेज यूजर्स का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से हम क्लिक करेंगे तो नया टेक्निकल यूजर रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अभी हमें क्या करना है, मार्केट प्लेस से मीडिया डाउनलोड करनी है। सॉफ्टवेयर डाउनलोड पे लॉग इन करने के बाद इसका जो है ना डाउनलोड पेज खुल गया, सॉफ्टवेयर डाउनलोड। यदि तुम्हारे पास एस यूजर आईडी नहीं होगी तो तुम कोई भी मीडिया मार्केट प्लेस से डाउनलोड नहीं कर पाओगे। अभी क्या सर है, ये एस यूजर आईडी मतलब कंपनी प्रोवाइड करती है या खुद? कंपनी प्रोवाइड करती है। जब कोई भी कंपनी लाइसेंस परचेज करती है एसएपी से तो उसे ये एस यूजर आईडी मिलती है। ठीक है। अब यहाँ पे दो तीन ऑप्शन है। एक तो इंस्टॉलेशन एंड अपग्रेड का है, दूसरा सपोर्ट पैकेज एंड पैचेज का है, और तीसरा जो है डेटाबेस का है। यहाँ पे यदि हम क्लिक करेंगे तो जितने भी डेटाबेस के लाइसेंस होंगे इसके पास, वो सारे डेटाबेस दिखाएगा। वो डेटाबेस हम डाउनलोड कर सकते हैं। सपोर्ट पैकेज और पैचेज में क्या है कि जो भी लेटेस्ट सपोर्ट पैक आया हुआ हो उस कंपोनेंट से रिलेटेड, या कुछ नया पैचेज इंस्टॉल करनी है तो वो सारे इसके अंदर होता है। न्यू इंस्टॉलेशन के लिए यदि हमें कोई मीडिया डाउनलोड करनी है तो वो इंस्टॉलेशन एंड अपग्रेड के अंदर होता है। इंस्टॉलेशन एंड अपग्रेड के अंदर यहाँ पे जब चेक करोगे तुम तो ये माय फेवरेट प्रोडक्ट आ रहा है। माय फेवरेट प्रोडक्ट के बाद बाय अल्फाबेटिकल इंडेक्स। तो हम मैक्सिमम जो है ना ये अल्फाबेटिकल इंडेक्स से सर्च करते हैं, जिससे हमें थोड़ा सा आइडिया लग जाता है। यहाँ पे क्या है, A to Z जो है सब कुछ दिया हुआ है। जैसे हमें हाना डेटाबेस इंस्टॉल करना है तो हाना का स्टार्टिंग होता है H से, तो H के अंदर हमें ये मिलेगा, ये इसका हुआ है। जैसे ERP है, SAP ECC है, तो ECC जो है ना E वाले में मिलेगा। जैसे SAP नेटव्यूअर है तो नेटव्यूअर का N जो है ना N वाले में मिलेगा। इस तरह से इनका सर्च करने का एक कीवर्ड होता है। जैसे SAP नेटव्यूअर है, ठीक है। यदि BW है तो B में जाकर के तुम चेक कर सकते हो SAP का BW। यहाँ पे ऑब्जेक्ट BWP सारा यहाँ पे मिलेगा। जैसे PO होता है प्रोसेस ऑर्केस्ट्रेशन, तो यहाँ पे PO में जाएंगे तो यहाँ पे दिख रहा है प्रोसेस इंटेलिजेंस एंड प्रोसेस। तो इस तरह से जो है ना इसने एक इंडेक्स बना रखा है, और इंडेक्स के अकॉर्डिंगली हमें थोड़ा सा इजी होती है फाइंड आउट करने में। सर एक चीज़ बताइएगा कि हेलो, कि ये जैसे अब मान लीजिए हमको आईडी मिल जाती है, अब हम उसमें से कोई भी सॉफ्टवेयर कुछ भी डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम तो है नहीं? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। कि कोई लाइसेंस हो या फिर जैसे क्लाइंट का जैसे क्लाइंट के आईडीज हैं तो उससे हम उनके आईडी से लॉगिन करके डाउनलोड कर ले तो उनको इन्फॉर्मेशन जाती है कि ये डाउनलोड हुआ है? कोई इन्फॉर्मेशन नहीं जाती है। डाउनलोड बकेट में होता है, वहां से डिलीट मार दो तो खत्म हो गया। अच्छा। या कितने बार भी डाउनलोड करो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ती है। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस जब तक तुम उसके लाइसेंस नहीं यूज करते।
अच्छा, नहीं इंस्टॉलेशन करेंगे तो साले सर उसमें तो लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होगी। 15-20 जरूरत दिन के लिए पड़ती, मिलता है काम। उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ। इंस्टॉलेशन जो है, इंस्टॉलेशन के बाद लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। लाइसेंस जो है टेम्परेरी लाइसेंस ऑटोमेटिकली इंस्टॉलेशन के साथ ही लगा देती है एसएपी। और वो अच्छा। 1 महीने का टेम्परेरी, होता है ना? वो टेम्परेरी जो लाइसेंस होती है, यदि हम हाना डेटाबेस की बात करें तो हम्म। 90 डेज की होती है। ठीक ओके। है। और एसएपी एप्लीकेशन का भी 90 डेज का होता है। ओके। 3 महीने तक तुम उसको यूज कर सकते ओके। 3 महीने में सीख जाएगा आदमी को। हो। हाँ, तो ये डाउनलोड कर सकते हो कोई भी मीडिया यहाँ से, मार्केट प्लेस से, यदि तुम्हारे पास एस यूजर आईडी है। ठीक है। ठीक है सर। तो हम जस्ट ट्राई करते हैं यहाँ से मीडिया डाउनलोड करने का। जैसे हाना का करना है तो एच में जाएंगे। हाना में डेटाबेस में दो दो वर्जन आते हैं, एक तो एक्सप्रेस एडिशन आता है और एक प्लेटफॉर्म एडिशन आता है। तो मैक्सिमम जो है हम प्लेटफॉर्म एडिशन ही यूज करते हैं। प्लेटफॉर्म एडिशन के लिए अब यहाँ पे हमें ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ पे प्लेटफॉर्म एडिशन है। ठीक है, एस ए पी हाना, हाना के अंदर हमें प्लेटफॉर्म एडिशन ढूंढना है। यह है प्लेटफॉर्म एडिशन। ठीक हम्म। है, एस ए पी हाना प्लेटफॉर्म एडिशन, इस पे हम क्लिक करेंगे। एस ए पी हाना प्लेटफॉर्म एडिशन ओपन। ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लो, हाना डेटाबेस का कंसेप्ट क्या होता है। जब एसएपी हाना डेटाबेस लॉन्च किया तो उन्होंने वर्जन 1.0 निकाला। कौन सा वर्जन निकाला? 10.0। 1.0। और 1.0 का जो है, जो लेटेस्ट वर्जन आया था वो एस पी एस 12 आया था। ठीक है, एस पी एस 12। 12। कौन सा आया था? एस पी एस 12। 12। एस पी एस 12। और वर्जन कौन सा था? 1। 1.0। 1.0। क्या? 1.0। 1.0। तो 1.0 जो है, जो डेटाबेस इनिशियली लॉन्च किया था, उसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल डेटाबेस होता था, जिसको हम सिंगल कंटेनर भी बोलते हैं। ध्यान से सुनना इन चीज़ों को। ठीक है, जब उन्होंने डेटाबेस लॉन्च किया तो एक ही डेटाबेस जो है उसके अंदर हो सकती थी 1.0 में। ठीक है। हम्म। अब हमने दूसरा क्या बोला था कि डेटाबेस 1.0 में जो है एसपीएस वर्जन 12 जो है लास्ट वर्जन थी इसकी। हम्म। जो लेटेस्ट थी वो क्या थी? एसपीएस 12। SPH। और एसपीएस 12 को हम क्या बोलते हैं? सपोर्ट पैकेज स्टैक। सपोर्ट पैकेट स्टैक, एसपीएस। तो एसपीएस 12 जो था इसका क्या था? लेटेस्ट वर्जन था। समझ गए? तो एसपीएस 12 से पहले, और इसको क्या बोलते हैं हाना डेटाबेस को, 1.0 जो है उसको सिंगल कंटेनर डेटाबेस बोलते हैं। ठीक। हम्म। अब सिंगल कंटेनर डेटाबेस में क्या था कि इनके जो वर्जन्स थे वो अकॉर्डिंगली अपडेट होते रहता है। उनके वर्जन जो है, टिल एस पी एस 08 जो डेटाबेस का वर्जन था उसको हम सिंगल कंटेनर डेटाबेस बोलते हैं। ये टेल SPH 08 तक बोलते हैं सिंगल हम्म। कंटेनर। हम्म। वन पॉइंट जीरो। ठीक है। 1.0 की जो लेटेस्ट वर्जन थे ये था एस पी एस 12। 12। ठीक है। इसमें एस पी एस 08 तक तो ये क्या था? सिंगल कंटेनर था। और एस पी एस 09 के बाद जो है ये मल्टी कंटेनर हो गया। ठीक है? अब सिंगल कंटेनर का मतलब है कि इसके अंदर सिंगल डीबी होगा, एक टाइम पे एक ही डेटाबेस होगा। ठीक है। मल्टी कंटेनर का मतलब हो गया कि मोर देन वन डेटाबेस कैन बी क्रिएटेड। समझ में आया? हाँ। सिंगल डेटाबेस में क्या था
कि एक ही डेटाबेस क्रिएट होगी, ठीक है। जबकि मल्टी कंटेनर में क्या था कि मोर देन वन डेटाबेस हम क्रिएट कर सकते थे। अब ये मोर देन वन डेटाबेस की रिक्वायरमेंट क्यों हुई? क्योंकि फॉर एग्जांपल हमारे लैंडस्केप में एक ECC है 6.0 EHP। इसका मतलब तुम लोग क्या समझ रहे हो? ECC 6.0 EHP 8 का मतलब क्या है? कोई वर्जन होगा सर इसका। ये SAP एप्लीकेशन का जो है ना वर्जन है। हाँ। ECC का मतलब है क्या बोलते हैं इसको? एंटरप्राइज कोर कंपोनेंट, ठीक है। कोर कंपोनेंट। ECC को बोलते हैं एंटरप्राइज कोर कंपोनेंट, एंटरप्राइज कोर कंपोनेंट। ठीक है। इसका वर्जन जो है 6.0 है, ठीक है। और EHP क्या होता है? EHP इज नथिंग एनहेंसमेंट पैकेज। एनहेंसमेंट पैकेज का वर्जन जो है 8 है। सो EHP 6.0 में जो है EHP का वर्जन बढ़ते जाता है। EHP 1 था, फिर EHP 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8। इसके बाद SAP ने ECC को बंद कर दिया और S4 हाना ले आया। लास्ट वर्जन जो था ये क्या था? ECC का 8। EHP, ठीक है। ओके। फॉर एग्जाम्पल अपार्ट फ्रॉम ECC इस कंपनी के पास जो भी है या BW भी है, ठीक है। BW फॉर एग्जाम्पल 7.5 है, ये भी या डेटाबेस है सर? ये एप्लीकेशन है, अच्छा। ठीक है। ये एक एप्लीकेशन है। ये क्या है? SAP एप्लीकेशन। का एक एप्लीकेशन है। ये भी एप्लीकेशन है। और ये दूसरा एप्लीकेशन फॉर एग्जाम्पल हमारे पास BW है। और तीसरा एक और हमारे पास है जो कि PO है, प्रोसेस ऑर्केस्ट्रेशन 7.5 है। तो हमारे पास कितना है? 3 एप्लीकेशन, ठीक है। लेकिन हाना डेटाबेस जो इन्होंने लॉन्च किया उसमें हम एक टाइम पे एक ही डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या था, यहाँ पे हमें इसके लिए एक अलग डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा, इसके लिए अलग करना पड़ेगा, इसके लिए अलग करना पड़ेगा। ओके। लेकिन इसको एनहांस करके SAP ने क्या किया, इसको मल्टी कंटेनर कर दिया। और मल्टी कंटेनर में मोर देन वन डेटाबेस का जो है कॉन्सेप्ट इसने डाल दिया। तो इससे क्या हुआ कि हमने एक सर्वर इंस्टॉल किया और वहाँ पे 3 DB इंस्टॉल कर दिया, ठीक है। फिर दूसरा सर्वर लिया, उस पर हमने ECC एप्लीकेशन इंस्टॉल किया। तीसरा सर्वर लिया, वहाँ पे BW कर दिया। चौथा सर्वर लिया, वहाँ पे PO कर दिया। तो डेटाबेस का हमारा एक ही सर्वर हो गया। यही डेटाबेस जो है ना, ECC जो है इससे इसके फर्स्ट डेटाबेस से कनेक्टेड है, BW जो है इसके सेकंड डेटाबेस से कनेक्टेड है, और PO जो है इसके थर्ड डेटाबेस से कनेक्टेड है। मतलब अब हमें डेटाबेस में जो है ना उसने मल्टी कंटेनर दे दिया। जैसे तुम एक घर में मल्टीपल रूम बना लेते हो ना, उसी तरह से इसने क्या किया, एक सर्वर बनाया और उसके अंदर मल्टीपल रूम्स क्रिएट कर दिया। और एक पर्टिकुलर रूम जो है एक पर्टिकुलर SAP एप्लीकेशन के लिए एलोकेट कर दिया। जिस तरह से इसके अंदर जो है ना वो क्लाइंट वाला कॉन्सेप्ट डाल दिया, SAP जो इसके जो क्लाइंट थे वो सेम कॉन्सेप्ट डाल दिया कि इनके जो डेटा स्पेसिफिक जो एक पर्टिकुलर डेटा का होगा वो उसी के अंदर स्टोर होगा। ये चीज समझ में आया मल्टी कंटेनर वाला सिस्टम? जी हाँ सर। क्या समझ में आया? सर इसमें जो सिंगल कंटेनर होता है उसके अंदर सिर्फ हम एक ही डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, और जो अभी मल्टी कंटेनर आ रहा है उसके अंदर हम मल्टीपल डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं फॉर डिफरेंट मल्टीपल एप्लीकेशंस। ठीक है। तो इसके बाद 1.0 जो है SPS 12 के बाद बंद हो गया। तो मतलब क्या है कि SPS 09 से लेके SPS 12 तक जो है ये मल्टी कंटेनर था, ठीक है। मल्टी कंटेनर और सिंगल कंटेनर दोनों था, क्योंकि SPS 08 तक तो सिंगल कंटेनर ही था। हाँ। उसके बाद SPS 09 के बाद ये मल्टी कंटेनर और आ गया। बन गया, लेकिन हम एज ए सिंगल कंटेनर भी इसको यूज कर सकते थे, ठीक है। तो सिंगल और मल्टी दोनों हो गया।
मल्टी कंटेनर भी यूज कर सकते थे और सिंगल कंटेनर भी यूज कर सकते थे। इसने ऐसा इसलिए किया कि यदि किसी का ऑलरेडी सिंगल कंटेनर है और उसे मल्टी कंटेनर में कन्वर्ट करना है, तो देर इज ए प्रोसेस दे कैन आल्सो कन्वर्ट देयर ऑन सिंगल कंटेनर डेटाबेस इनटू द मल्टी कंटेनर। तो इसीलिए इसने SPS 12 तक जो है दोनों रखा, सिंगल भी रखा और मल्टी कंटेनर भी रखा। इसके बाद इन्होंने जो लेटेस्ट वर्जन निकाला वो 2.0 SPS 01। तो यहाँ से इसने क्या किया, सिंगल कंटेनर को हटा दिया और सिर्फ जो है मल्टी कंटेनर को बना लिया। यहाँ पे सिंगल कंटेनर कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? 2.0 लॉन्च किया और SPS 0 के साथ में तो उसमें सिंगल कंटेनर हटा दिया, मल्टी कंटेनर कर दिया। SPS 09 से SPS 12 तक दोनों चीज था, सिंगल कंटेनर भी था, मल्टी कंटेनर भी था। उसके बाद SPS 08 से पहले सिर्फ और सिर्फ सिंगल कंटेनर था, और आना 2.0 SPS 01 में सिर्फ और सिर्फ मल्टी कंटेनर। आगे समझ में? अभी SPS 05 लेटेस्ट है, ठीक है। ये लिंक कहाँ से मिला, ये कहाँ पर क्लिक किया था? मैं भेजता हूँ ना उसको। तो देखो 288 पेज का है, इसको एक बार गो थ्रू कर लेना। SAP HANA इंस्टॉलेशन एंड अपग्रेड की SAP स्टैंडर्ड गाइड है। दिस SAP HANA इंस्टॉलेशन एंड अपग्रेड गाइड डिस्क्राइब हाउ टू इंस्टॉल और अपडेट SAP HANA सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट विद SAP HANA डेटाबेस लाइफ साइकिल मैनेजर टूल। डेटाबेस इंस्टॉल करने के लिए जो है ना एक ये टूल होती है जिसको हम SAP HANA डेटाबेस लाइफ साइकिल मैनेजर बोलते हैं। ये HDB LCM जो है CLI मोड से इंस्टॉलेशन के लिए होता है, और HDB LCM GUI जो है ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से होता है। डेटाबेस को हम दोनों तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं, एक इससे CLI से और GUI से, दोनों तरह से। इसको रीड कर लेना। डाउनलोड करने का भी ऑप्शन दिया हुआ है इसमें, जैसे मार्केट प्लेस पे जाएंगे, सॉफ्टवेयर डाउनलोड का ऑप्शन, देन इंस्टॉलेशन एंड अपग्रेड ऑप्शन चूज करेंगे, A to Z करेंगे, चूज H करेंगे, उसके बाद SAP HANA प्लेटफॉर्म एडिशन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद डाउनलोड करेंगे। ये सेम प्रोसीजर मैंने तो बता दिया है, इसको फॉलो करना है, तुम डाउनलोड कर सकते हो। सपोर्ट पैक डाउनलोड करने के लिए इसके यदि लेटेस्ट सपोर्ट पैक डालना है तो ये प्रोसीजर है, सपोर्ट पैक में जाना है। दो ऑप्शन था, इंस्टॉलेशन का और सपोर्ट पैक का। तो सपोर्ट पैक पे जाके सेम ऑप्शन इसमें भी होता है, वो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है वो एक बार रीड कर लेना। सॉफ्टवेयर ऑथेंटिकेशन इंस्टॉलेशन की प्रोसेस क्या है, ठीक है। सबसे पहले उसको अनकार करते हैं। प्री रिक्विजिट क्या है, ये लाइब्रेरी का फाइल होनी चाहिए, ये इसको एक बार रीड कर लेना। मैं इंस्टॉलेशन के लिए स्टार्ट करता हूँ, बुक को इसको एक बार रीड कर लेना, जस्ट गो थ्रू कर लेना, डीप में रीड करने की जरूरत नहीं है, बस सिंपली जो है इसको रीड कर लेना। इसके बाद सोशल लिनक्स पे इंस्टॉल करना है तो उसके लिए क्या प्री रिक्विजिट है, ये SAP नोट दिया हुआ, इसको ऑपरेटिंग सिस्टम पे क्या क्या चाहिए। SLES जो है 12 या 15 जो भी इंस्टॉल कर रहे हैं उसके जो है कौन कौन से प्री रिक्विजिट है इस नोट के अंदर दिया हुआ रहता है। RHEL जो है उसकी क्या प्री रिक्विजिट है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये ध्यान रख लो कि SAP HANA डेटाबेस जो है इट इज ओनली सपोर्टिंग सोशल लिनक्स एंड RHEL, SLES और RHEL, इस दो ही ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है, इसके अलावा किसी को भी सपोर्ट नहीं करता है। हम विंडोज पे HANA डेटाबेस इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं
और किसी भी फ्लेवर पे नहीं कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम SLES और RSES। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। ठीक है। ठीक है, उसके बाद ये फाइल सिस्टम की लेआउट होती है। इस तरह से हमें फाइल सिस्टम जो है वो स्ट्रिंग को रिक्वेस्ट करनी है बनाने के लिए, या खुद यदि हम खुद ही OS इंस्टॉल करते हैं तो क्या क्या इनके पाथ्स होते हैं, क्या क्या फाइल सिस्टम होते हैं। जैसे खाना शेयर्ड जो है मैंडेटरी है, ये हमें बनाना है। इसके अंदर ये ऑटोमेटिकली बन जाएगी खाना शेयर के अंदर। ये सारे रेसिपी बनाना जरूरी है। खाना डेटा, खाना लॉग, ये सारे जो है ये फाइल सिस्टम क्रिएट होना चाहिए। इनकी डायरेक्टरी स्ट्रक्चर इस तरह से होती है। रूट, रूट के अंदर यूएसआर रेसिपी होता है और दूसरी साइड में हाना होता है। हाना के अंदर डेटा है, लॉग है, शेयर है। ये तीन इंपॉर्टेंट फोल्डर है। इसके अंदर एसआईडी होती है जिसके अंदर डेटा वॉल्यूम होती है। लॉग के अंदर एसआईडी होती है, इसके अंदर लॉग वॉल्यूम होती है। हाना शेयर के अंदर जो है ना ग्लोबल इंफॉर्मेशन और इंस्टॉलेशन रिलेटेड होता है। जैसे रेसिडेंट डिस्ट्रीब्यूशन है, इंस्टेंस है, प्रोफाइल है, ग्लोबल है, EXE है, यहाँ ना स्टूडियो है, क्लाइंट है, ये सारे जो है इसके अंदर होती है। इसको हम इंस्टेंस डायरेक्टरी भी बोलते हैं। ये लॉग वॉल्यूम होता है और ये डेटा वॉल्यूम होता है। फिर यूएसआर एसएपी के अंदर होस्ट कंट्रोल और एसएपी SMB एजेंट, ये दो इंस्टॉल होता है। तो ये डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को भी देख लेंगे। देन हाना सिस्टम का कॉन्सेप्ट, टेनेंट वाला सिस्टम डेटाबेस और टेनेंट डेटाबेस, क्योंकि 2.0 में जो है ना मल्टी टेनेंट ही आया। तो मल्टी टेनेंट जो है दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक है सिस्टम डेटाबेस और दूसरा है टेनेंट डेटाबेस। एंड टेनेंट डेटाबेस कैन बी क्रिएट मल्टीपल, क्योंकि टेनेंट जो है डायरेक्टली एसएपी, टेनेंट के ऊपर डायरेक्टली एसएपी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये टेनेंट 1 है, ये टेनेंट 2 है, टेनेंट 3 है। मतलब इसके अंदर जो है ना मल्टीपल टेनेंट हम क्रिएट कर सकते हैं ना SAP HANA 2.0 के अंदर। ये जो मल्टी कंटेनर जो बोले थे ये बोले, हाँ ये यही है। और सिस्टम डाटाबेस एक ही रहेगा बस। सिस्टम डेटाबेस एक ही है। इसको रीड कर लेना, बहुत सारी चीज़ें मैं डीप में हमें अभी नहीं जाना है। उस चीज़ को रीड कर लेना। हमें डेटाबेस का सिर्फ इंस्टॉलेशन पता होना चाहिए, हाना डेटाबेस का, क्योंकि अभी भी 60-70% जो है ना ओरेकल साइबस ही चल रहा है। हाना डेटाबेस जो S/4HANA इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उसी की जरूरत है। तो जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, और मार्केट में जब जाओगे तो वहाँ पे पूछेगा कि हाना इंस्टॉलेशन आता है या नहीं आता है, हाना का कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरह से काम करती है। तो इतना मैं बता रहा हूँ कि एटलीस्ट तुम लोग बता सको। ये बोले तो इंस्टॉल हाना डेटाबेस, दिस इज द कॉन्सेप्ट। अर्लियर जो इट वाज 1.0 सिंगल कंटेनर, फिर उसके बाद 2.0 मल्टी कंटेनर आया। इस तरह से टेनेंट का कॉन्सेप्ट है। सिस्टम डेटाबेस और टेनेंट होते हैं। सिस्टम जो अनुराग है, जी थोड़ा इसको जूम कर दीजिए, थोड़ा सा दिख नहीं रहा है कुछ। मैं इसमें से कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ। ठीक अच्छा है, अच्छा। इसको तुम्हें रीड करना है। हम्म। इंस्टॉलेशन के प्रोसीजर भी दिया हुआ है, नीचे जाओगे तो किस तरह से इंस्टॉलेशन होता है। एसएपी का खासियत यह है कि तुम्हें उनके यदि स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स को फॉलो करोगे और अच्छे से इंग्लिश रीड करने के लिए आता है तो तुम्हें कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तुम इंस्टॉलेशन इजी वे में कर सकते हो। ठीक है। ये सारे इसको एक बार कितना मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है वो थोड़ा बता दीजिएगा। मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है ना 24 GB रैम चाहिए खाना डेटा, ओके। उससे कम है। और कोर? कोर तो कुछ भी चलेगा। कोर जो है वो सर्वर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है सर। हाई क्वालिटी का सर्वर 1 पर सफिशिएंट है, फिर कम है तो 2 पर। अब हम जिस सर्वर पे इसको इंस्टॉलेशन करने के लिए जा रहे हैं तो सर्वर का पहले जो है ना ये प्रीरिक्विजिट चेक कर लें क्या क्या है। एक बार वो मार्केट प्लेस का आप जो सॉफ्टवेयर बता रहे थे ना, उसको जैसे डाउनलोड करेंगे तो पूरा सॉफ्टवेयर एक ही बार में डाउनलोड हो जाएगा वो? इसमें जो है ना दो तरह से होता है। एक तो डायरेक्ट हम लेटेस्ट सपोर्ट पैक डाउनलोड कर सकते हैं, या उसमें जाके इंस्टॉलेशन में जाके इनके मीडिया डाउनलोड कर लेंगे तो इसमें सब कुछ आ जाता है। जैसे लेटेस्ट वर्जन SPS 05 है ना, तो ये 15 GB का है, 15 GB का है। इसके अंदर सब कुछ आ जाता है। खाना का क्लाइंट, स्टूडियो, जितने भी डेटाबेस से रिलेटेड है सारे आ जाते हैं।
तो इतनी अच्छा, बड़ी इसमें जितनी, ओनली डेटाबेस रिलेटेड है इसमें? हाँ सारे चीज डेटाबेस का जो भी चीज है ना सब आ जाएगा। ओके। और यदि हमें सिर्फ और सिर्फ जो है डेटाबेस ही डाउनलोड करके लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करना है, तो हमें डायरेक्ट सपोर्ट पैक में जाएंगे और सपोर्ट पैक से जो है यहाँ पे अल्फाबेटिकल में जाओ, आना मेडिसिन यहाँ पे भी सेम होगा। 2.0 यहाँ पे डेटाबेस होगा, देखो हमारे ऊपर ये वाला SAP होना। यहाँ पे लाइनक्स का वर्जन सेलेक्ट कर लेंगे और ये तीन 3.5 GB के आसपास का है, तो ये इससे भी हम इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि सिर्फ ये डेटाबेस का वर्जन आ गया, लेकिन वहाँ इंस्टॉलेशन से डाउनलोड करेंगे तो उसके साथ जितने भी कंपोनेंट्स है वो सारा आएगा। सर वो ये ज्यादा हाना बेटर है। डेटाबेस सर ये हाना डेटाबेस सिर्फ लिनक्स पे ही होता है? अभी बताया तो, रेड हैट लिनक्स और सुशा लिनक्स इसी दो पे इंस्टॉल कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे इंस्टॉलेशन स्टार्ट करेंगे। इस सर्वर पे 256 GB रैम है, ठीक है। और ज्यादा ज़्यादा, रैम है? हाँ और ज्यादा रैम है इसमें? इसमें डेटाबेस में जरूरत नहीं पड़ती है, ये ओके। 650 GB भी बहुत है। वो जो हमने लिखा है वो एसएपी एप्लीकेशन के लिए, ठीक। ठीक है। अब हमें इंस्टॉलेशन करनी है, तो सबसे पहले ये देखना है, यहाँ पे जावा भी हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। जावा जो है जावा हाइफन वर्जन, वर्जन लेटेस्ट वाले इंस्टॉल है 11.0, ये इनकी प्रेरित है। पोस्ट नेम जो है शुड नॉट बी मोर देन 13 कैरेक्टर, यहाँ देखो पीसीसी है ये, हाँ इसका पोस्ट नेम है, तो ये अच्छा, एक चीज और पूछा था, ये जावा जो डाउनलोड करना हो हमको जावा की साइट से करना होगा या SAP मार्केट लिनक्स में यहीं से हो जाता है, जहाँ पर इंस्टॉल जावा मारोगे ना तो इंस्टॉल कर देते हैं। से? इसके बाद तो हमें इसका क्या कर, हाँ वेरिएबल जो सेट करने के लिए कह रहे थे, होम डायरेक्टरी, तो जावा होम। कुछ नहीं होता है, वो सेल के अकॉर्डिंग, उसको पता है चेतन को। ये क्या करोगे, प्रोफाइल डायरेक्टरी, जैसे यदि हमें रूट के प्रोफाइल में जाना है ना, तो उसको इन्वायरमेंट वेरिएबल में मेंटेन करनी पड़ती है। जावा, ये इसकी रूट डायरेक्टरी है। env मारोगे तो तुम्हें इसका भी इन्वायरमेंट वेरिएबल दिखा जाएगा। और वैसे नहीं भी सेट करोगे तो इंस्टॉलेशन के टाइम पे ये ऑटोमेटिकली जो है एप्लीकेशन सेट कर लेती है। जैसे यहाँ जावा होम सेट है, यूएसआर लिब 64 JB, और इसको यदि तुम्हें मैनुअली सेट करनी है तो पहले सेल चेक करना पड़ता है कौन सा सेल है, ठीक है। इको कलर सेल, तो डैश है, तीन तरह के सेल होते हैं लाइनक्स में, डैश होता है, ESH होता है और SH होता है। तो उसके अकॉर्डिंगली कमांड चलती है। यदि ये है तो इसमें हमें एक्सपोर्ट की कमांड चल जाएगी, SH में भी एक्सपोर्ट चलती है और CSH में सेटिंग भी चलती है। तो इस तरह से इसको सेट कर सकते हैं, जो कि टेम्परेरी होता है, या रूट के प्रोफाइल में जाके ये चीज़ें हम ये भी डाल देंगे जावा अंडरस्कोर होम, और उसके बाद तो ये परमानेंट सेट होगी, ठीक है। अब हमें चेक करना है कि मीडिया कहाँ पे है। मीडिया डाउनलोड हमने ऑलरेडी किया हुआ है, चाहो तो कर सकते हो, जब करोगे खुद से तो कर लेना। मीडिया हमने डाउनलोड करके यहाँ पे रखा हुआ है, खाना शेयर के अंदर जो है एक फोल्डर बना हुआ है मीडिया करके, सबके अंदर है। कहीं पे भी रख सकते हो तुम मीडिया, वहाँ से इंस्टॉलेशन ही चलानी पड़ती है, जैसे ये मीडिया है। अच्छा, इसमें जो हाना इंस्टॉल करते हैं इसमें डायरेक्टरी कम ही बनती है वैसे, इसी से ना, इसी से हाँ बहुत ज्यादा। अभी बताया था ना मैंने वो, और वो उसमें है ना गाइड में लिखा हुआ, खाना लॉग हाँ हाँ। चाहिए, खाना डेटा चाहिए, और खाना शेयर चाहिए, और ये सारे रेसिपी चाहिए। ये सारे और रेसिपी चार यहाँ जाने। पे, ये सारे रेसिपी यहाँ पे है नहीं। तो यहाँ पे क्या है कि हमें HDB सर्वर ये लाना है, तो वाली फाइल डाउनलोड, जब भी तुम डाउनलोड करना यही फाइल बनती है, यहाँ पे भी टिक करते हुए
अभी हम GUI करेंगे, सी वो वाला कमांड। दोनों दोनों दिखा देता हूँ। ठीक है, HDB LCM ये वाला फोल्डर बनती है जो हम डाउनलोड करते हैं। यहाँ पे भी ये फोल्डर है HDB सर्वर लाने, इसके अंदर जो है ये सारे बैंकेज है। अब यहाँ पे सर एक ऑप्शन चीज देखो अनुराग सर, एक चीज बताइएगा कि जब हम डाउनलोड करते हैं आईएसओ को तो उसमें बोलता है एक नॉर्मल सूजे करता है, एक दूसरा सूजे फॉर एसएपी के लिए करता है। तो हमें एसएपी वाला ही यूज करना है ना? SAP वाला ही करना चाहिए। उसमें क्या होता है हम्म, कि जो भी ये मैंने तुम्हें बताया था पैचेज और वो फिक्सेज इंस्टॉल करने के लिए, हाँ यदि तुम्हारे पास नहीं है, इसका लाइसेंस अलग आता है SAP वाले का। हाँ सुसे एंटरप्राइज फॉर SAP जो है उसका लाइसेंस अलग होता है। यदि वो हमारे पास नहीं है तो हमें अलग से जो है ना पैचेज और फिक्सेस डालने पड़ते हैं, उसके SAP से रिलेटेड पैचेज डालने पड़ते हैं। लेकिन यदि ओके। यदि सुसे लिनक्स 4 SAP एप्लीकेशन है हम्म। और वो लेके इंस्टॉलेशन करते हो तो ये पैचेज उसे डालने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली वो इंस्टॉल कर देते हैं। और सर इसमें पार्टीशन तो सारे मैनुअल है ना कि ऑटोमेटेड पे करते हैं हम लोग हैं? हम कर सकते हैं वैसे। जो रियल सिनारियो में होता है ना, वो पार्टीशन जो है खुद इसमें सेल्फ होता है, मैनुअल मैनुअली करना। करता है, अच्छा। मैनुअल करके हमें और क्लियर सर करना एक चीज़ और पड़ता है। बताइएगा कि जब हम इंस्टॉलेशन जैसे करते हैं सूजे एसएपी वाला, तो वो हमसे पूछता है कि मतलब इंस्टॉलेशन के बाद आपको एसएपी का सर्व एप्लीकेशन रन करना है कि नहीं करना है, तो वो हम उसमें प्रोसेस पे जाते हैं कि नहीं जाते हैं? क्या? जब इंस्टॉलेशन करते हैं ना सूजे का एसएपी वर्जन, तो उसमें वो ऑप्शन देता है कि आप इंस्टॉलेशन के बाद एप्लीकेशन को रन करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। तो अभी हम क्या करते हैं, हाँ, एज टेस्टिंग पर्सन वो इग्नोर नहीं करते करते हैं। हैं। हाँ नहीं करते हैं। हाँ, इग्नोर ही करते हैं क्योंकि बाद में हमें करना होता है। ठीक है सर। नहीं तो वो क्या करता है ना, SWPM जो है ना उसके अंदर आ जाती है, ऑटोमेटिकली वहां से रन कर देती है। ठीक है तो वो हमें नहीं करने की जरूरत है। ओके। ठीक है, और ये LVM बना हुआ है, LVM के अकॉर्डिंगली ये फाइल सिस्टम क्रिएट किया हुआ ठीक है। है ना। दो ऑप्शन हमारे पास है इंस्टॉलेशन के लिए, एक तो SAP HDB LCM GUI और एक HDB LCM, ये टूल्स है। HANA डेटाबेस, ये है HANA डेटाबेस लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, ये टूल है। इस टूल से ही हम डेटाबेस को इंस्टॉल करते हैं। तो एक तो GUI वाला है और एक CLI वाला है। पहले CLI वाला हम देख लेते हैं। इसको चलाने के लिए // और ये HDB LCM करेंगे। तो इसने रीड कर लिया कि आपका जो डेटाबेस का वर्जन है वो 2.0 आप सर इंस्टॉल सर करना सर एक मिनट जरा सा ऊपर सर पार्टीशन टेबल पे जाइएगा, ऊपर में ड्रैग कीजिएगा ऊपर। हाँ ये सर एक बार पार्टीशन टेबल का ये बता देंगे क्या कि कैसे क्या क्या है इस पे? जैसे क्यू बैकअप है, ये बैकअप के लिए आई थिंक कर रखा है उन्होंने। हाँ, बैकअप के लिए है। हाँ HANA लॉग है, HANA डेटा है, HANA शेयर है। हाना ठीक है, शेयर है और ये तीन फाइल सिस्टम में, ये तीन मैंडेटरी है। ओके उसके अलावा जो फाइल सिस्टम होगा ये वो तो इसके सिस्टम का अंदर है। बना लेगा, ठीक है रूट के अंदर बना लेगा ये। ओके। लेकिन जो हमें फाइल सिस्टम चाहिए हाँ वो ये वाला फाइल सिस्टम चाहिए। इतना फाइल सिस्टम हमारे पास होना चाहिए। इसमें भी तीन या चार ही दिखाया था इसमें। हाँ, ये यदि नहीं होगा हाँ तो वो रूट के अंदर बना देगा। जैसे ये है, एक तो रूट तो होगा ही। हाँ ठीक है, उसके बाद HANA शेयर होना चाहिए, ओके। और HANA शेयर के अलावा ये सर सारे ऐसे सेट भी होना है। चाहिए। ओके ये HANA डेटा और HANA लॉग, इतना ही जरूरत है। ये मैंडेट हाना डेटा तो इसका इसमें नहीं है ना सर? इसमें ओनली HANA डाटा है। नहीं, HANA डेटा है ना। HANA हाँ हाना लॉग HANA है, लॉग, लॉग HANA हाना डेटा डेटा ओके। और और HANA ये सर शेयर। नीचे क्यों बैकअप क्या है सर, ये फाइल सर्वर का? ये बैकअप लेने के लिए। ये बैकअप के लिए लेने के लिए है। ये भी बैकअप के लिए है। ये ओके। क्वालिटी DB का जो है ना, ये माउंटेड है किसी और सर्वर से, यहाँ से हाँ माउंटेड करके वही देख रहा था मैं। यहाँ पे जो है ना बैकअप ट्रांसफर किया जाता है। सेंट्रल लोकेशन है ओके 5 ये एक्चुअली में एजोर पे प्लेटफॉर्म है, ये एजोर पे बना हुआ है। और ओके ये जैसे अमेजन में S3 बकेट होता है ना, इसी तरह से एजोर का ये बकेट होता है। तो ये बकेट डाला हुआ है, सेफर पैच कब यहाँ पे सेफ रहेगा। ओके ठीक है, ठीक है सर। अब इसमें क्या है कि जो फाइल सिस्टम हम यहाँ पे बना रहे हैं एक्चुअल इन्वायरमेंट में बनाने की जरूरत पड़ती है। यदि तुम नहीं भी बनाओगे और रूट पे सफिशिएंट स्पेस होगा तो ये रूट के अंदर अपने आप जो है ना फोल्डर क्रिएट कर लेगा। ठीक है सर। ओके। यदि एक्चुअल माउंट पॉइंट बना हुआ है तो वो माउंट पॉइंट लेगा, नहीं बना हुआ है तो ये क्रिएट भी कर लेगा रूट के अंदर। ओके
हमें ओनली एक ही रूट के अंदर नहीं भी होगा तो हाना शेयर करके एक फोल्डर बना लें रूट के अंदर, उसमें इंस्टॉलेशन मीडिया डालने और वहां से हम चला देंगे तो सब बना लेगा। सिर्फ हाना बना लोगे तो हाना के अंदर अपने आप वो लॉग बना लेगा, डेटा बना लेगा, शेयर बना लेगा। तुम हाना नहीं भी बनाओगे तब भी जो है ना वो हाना फोल्डर बनाएगा, उसके अंदर लॉग बनेगा, वो अपना डायरेक्ट स्ट्रक्चर जो है ना अकॉर्डिंगली बना लेगा। ओके। ये रियल एनवायरनमेंट में तो इसलिए बनाते हैं कि भाई किस हमारा डाटा कितना है, किसको कितना स्पेस देना है, क्या करना है, हाँ, साइज और साइजिंग के इसका लिए। एक कैलकुलेशन लिख लो। यदि तुम्हारे पास 256 GB रैम मेमोरी है तो लॉग की जो साइज होगी, हाना लॉग की जो मैक्सिमम साइज होगी वो 256 GB होगी। 256 जीबी होगी। जीबी, अच्छा। मेमोरी से जो है ना इसके फाइल सिस्टम के कैलकुलेशन होते हैं। यदि ओके। तुम्हारे पास 256 GB मेमोरी है तो तुम मैक्सिमम जो है 256 GB हाना लॉग को दे सकते हो। ओके। बाकी कितना दो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन जो है 1 into RAM होता है हाना लॉग के लिए। ये तो लॉक से डिलीट भी करना पड़ता है, तो इसको बंद करके करते हैं, डायरेक्ट डिलीट कर सकते हैं रनिंग मोड में? ये लॉग जो है ना हाँ। इसको कभी डिलीट नहीं करने की जरूरत पड़ती है। ये लॉग जो है जरूरी होती है। यहाँ से लॉग का बैकअप होता है और बैकअप के बाद ऑटोमेटिकली जो है ना वो डिलीट होते रहता है। ओके। क्योंकि सर डेटा जहाँ तक बेस मुझे सिस्टम। ध्यान आ रहा है ना कि जब हम लोग इंस्टॉलेशन मतलब हमारे ऑफिस में ये चीज़ हम लोग से डिलीट कराई जाती थी, अब मुझे ध्यान नहीं है कि ये बैकअप। ये नहीं कराई जाती है। जब हम बैकअप लेते हैं ना हाँ। तो वहाँ पे लॉग लॉग बनती है बैकअप डायरेक्टरी के अंदर, ओके। उसे डिलीट करने की जरूरत पड़ती है। ओके, ठीक है। ये लॉग वॉल्यूम में से कुछ भी डिलीट नहीं करना। लॉग वॉल्यूम डिलीट हो गया तो करप्ट हो जाएगी डेटाबेस। ओके। ठीक है। और ये जो हाना डेटा है ये 2 into RAM होता है। मतलब यदि 256 GB रैम है तो 512 GB का इसका डेटा वॉल्यूम होना चाहिए। और हाना शेयर भी 1 into RAM होता है, ये ध्यान रख लेना। ये साइजिंग का पार्ट है, बट स्टिल यदि तुम्हें इंस्टॉलेशन करना होगा किसी कंपनी में तो ये चीज़ हमें इम्पोर्टेंट होती है कि लॉग जो है जितना रैम है इक्वल टू रैम हम दे देते हैं। यदि रैम 1 TB है तो भी हम लॉग वॉल्यूम 512 से मैक्सिमम नहीं देते। मैक्सिमम जो लॉग वॉल्यूम की साइज होनी चाहिए वो 512 GB होना चाहिए। बाकी यदि 128 GB रैम है तो 128 GB लॉग वॉल्यूम दे देंगे, 256 GB रैम है तो 256 GB लॉग वॉल्यूम देंगे। ठीक है। डेटा हाना डेटा का जो है कॉन्सेप्ट जो है वो यदि TDI अप्रोच होता है, एक तो होता है हाना अप्लायंस और एक होता है TDI। ठीक है, ट्रेडिशनल डेटा इंटीग्रेशन। ठीक है, तो टेलर डेटा सेंटर वो भी इंटीग्रेशन भी बोलते हैं या ट्रेडिशनल भी बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है TDI और अप्लायंस में थोड़ा सा ये समझ लो डिफरेंस क्या होता है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन TDI एंड अप्लायंस, ये पूछ देते हैं इंटरव्यू में क्वेश्चन। यदि हाना तुम बताओगे ना कि मुझे हाना का भी एक्सपीरियंस है इंस्टॉलेशन का, तो वो पूछ देगा कि TDI और अप्लायंस में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, TDI अप्रोच और अप्लायंस में क्या डिफरेंस होता है ये पूछता है। तो SAP ने जब हाना डेटाबेस लॉन्च किया ना तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ सूसे के साथ जो है कोलिब्रेशन किया था कि सूसे हमारा पार्टनर रहेगा और सूसे के साथ ही हमारा कंपेटेबिलिटी रहेगी। बाद में RHEL के साथ भी हुआ। और इसमें जितने भी वेंडर हैं हार्डवेयर के, जितने भी वेंडर है HP, IBM, डेल, फोजेस्टो, वायु, जितने भी है सबके साथ इसने एक वो किया पार्टनरशिप। हाँ, उसमें क्या होता है कि इसने अपना अप्लायंस बनाया। अप्लायंस के लिए क्या रिक्वायरमेंट है वो सभी वेंडर को दे दिया, ये हमारा रिक्वायरमेंट है। उसके अकॉर्डिंगली सर वेंडर्स ने अपने हार्डवेयर का कस्टमाइजेशन किया। ठीक है, दूसरे ने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में कस्टमाइज किया और इन तीनों को मिला करके SAP जो है हाना डेटाबेस सेल करना शुरू किया, जिसमें कि ये इनके SAP के हाना डेटाबेस के कॉस्ट इन्वॉल्व थे। OS का यदि लाइसेंस चाहिए डायरेक्ट तो OS का भी दे देगा, हार्डवेयर चाहिए तो हार्डवेयर भी दे देगा। ये सारे चीज जो है एक साथ मिल रहा था, तो इसको हम बोल देते हैं अप्लायंस। इसमें क्या था, जैसे टी शर्ट की साइज होती है ना 28, 30, 32, 40, इस तरह से साइजिंग कर दिया इसने कि यदि छोटे कंपनी है तो 120 GB का सर्वर ले सकता है,
बड़े हैं तो 256 GB ले लो, उससे बड़े हैं 512 ले लो, उससे बड़े हैं 1 TB ले लो। तो इस तरह से इसने अप्लायंस बना रखा है। मार्केट प्लेस पे जाओगे तो अप्लायंस की एक साइट है, वहाँ पे जस्ट सर्वर सेलेक्ट करो, कौन सी कंपनी का सर्वर लेना है। डेल का लेना है तो डेल सेलेक्ट कर लो, ठीक है। साइज कौन सी लेनी है, कितने साइज की लेनी है, वो सेलेक्ट कर लो, 128 GB और 512 GB। उसके अकॉर्डिंगली जो है ना, सर्वर के अकॉर्डिंगली वो ऑटोमेटिकली कोर रूट सेलेक्ट करके तुम्हें सब कुछ रेडी में मिलेगा। मतलब HANA डेटाबेस इंस्टॉलेशन के साथ सब कुछ OS इंस्टॉल करके सब कुछ तुम्हारे कंपनी में डिलीवर हो जाएगी। तो इसको बोलते अच्छा, हैं अप्लायंस। तो उसमें ओएस और डीबी दोनों डिलीट होके आ जाएंगे, इंस्टॉल होके आएंगे हाँ, वहाँ से? सब कुछ, सब कुछ इंस्टॉल होके आएगा? सब कुछ OS इंस्टॉल होके आएगा, डेटाबेस इंस्टॉल होके आएगा, जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो सब कुछ कॉन्फ़िगरेशन होके जाएगा। बस तुम्हें उस सर्वर का पावर ऑन करना है और अपना तुम्हें डेटाबेस स्टार्ट करना है। तो फिर कैसे वो आईटी का तो कुछ काम ही नहीं रहेगा फिर वहाँ पे। कुछ भी नहीं। ओके। ठीक है। दूसरा अप्रोच है कि बहुत कंपनी ने बोला कि भाई हम नया सर्वर क्यों परचेज करें, हमारे पास यदि एग्जिस्टिंग सर्वर है उसका हम रैम बढ़ा करके हम क्यों नहीं यूज कर लें, यदि वो हमारा वारंटी में है। तो उसके लिए एसएपी ने दूसरा ऑप्शन दिया, उसको बोलते हैं TDI, टेलर डेटा सेंटर इंटीग्रेशन। मतलब तुम्हारा जो एग्जिस्टिंग डेटा सेंटर है उसमें कोई सर्वर्स है और वहाँ पे तुम्हारे पास 256 GB या जो भी तुम्हारा रिक्वायरमेंट है वो मेमोरी अवेलेबल है, तो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करो और उसमें ये इंस्टॉल कर लो डेटा, जो अभी हम कर रहे हैं। तो ये किस में आता है, TDI में आता है। तो वो टेलर्ड वाले में हमको वहाँ बताना होता है कि हमारे पास में ये सर्वर है, इसमें इतनी रैम है, इतनी कोर है, तो उसके बाद में फिर वो देता हाँ होगा ना निकाल के रिपोर्ट, जो है एक समराइज हाँ रिपोर्ट, हाँ, कि आपको ये चेंज करनी है इसमें ना। ये चेंज, तो उसके अकॉर्डिंगली हम कर लेते हैं। तो अभी जो हम इंस्टॉल कर रहे हैं वो TDI अप्रोच कर रहे हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज TDI ऑन एंड व्हाट इज अप्लायंस, और डिफरेंस भी पूछ सकता है। टीडीआई इज अ टेलर्ड, आगे क्या है? टेलर डेटा सेंटर इंटीग्रेशन। टेलर डेटा सेंटर। डाटा सेंटर इंटीग्रेशन। मतलब ये इस तरह से हम अपना कपड़ा ले गए टेलर के पास में, उसने हमारा साइजिंग करके और बना के दे दिया, बना के दे दी। स्टिचिंग करके। और एक हम रेडीमेड शॉप पर गए और उसमें हमको पैंट दे दो, तो हाँ साइज हमने बता दिया कि हमारा 40 है और पैंट 36 है, तो उसने एक पैंट शर्ट निकाल के दे दिया। हाँ, उसने देखा कि देवेश का जो है ना चेस्ट 36 है, उसने नाप लिया, हाइट लिया और बना के दे दिया। ठीक है। तो ठीक है, तो ये यहाँ पे मैंने TDI, मुझे इसीलिए ध्यान आ गया कि TDI का जो है ना जो साइजिंग होता है वो डिफरेंट होता है और अप्लायंस का डिफरेंट होता है। तो इसमें क्या है, TDI में जो है ना, हम बहुत सारी कंपनी में देखते हैं वो ज़्यादा करके डेटा वॉल्यूम ले लेता है, क्योंकि TDI के गाइड में लिखा हुआ है 3 इंटू फिजिकल रैम, और अप्लायंस वाले जो है ना 2 इंटू फिजिकल रैम यूज करते हैं। जो HANA अप्लायंस बन के आती है उसमें जब तुम चेक करोगे डेटा वॉल्यूम तो 2 इंटू रैम होगा। यदि 256 GB रैम होगा तो 512 GB तुम्हारा ये डेटा वॉल्यूम होगा। लेकिन यदि अच्छा, तो SAP के गाइड पर होगे, इसमें क्या डेटा साइज छोटा होता है क्या? मतलब कि जैसे भाई डीबी जैसे कई बार बड़ा हो जाता है, फिर क्या करेंगे इस चीज में? बढ़ा सकते हैं ना इसका, वो LVM है हाँ, तो तो इसमें स्पेस ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट इतना लेके चलना है, फिर बाद में जो हम ठीक कर लें। डेटा वॉल्यूम बढ़ रही है तो बढ़ा सकते तो इसमें और एक से छोटा डीबी बनता है, हैं। साइज कंप्रेस रहता है वो कंप्रेस्ड होता है, ऑरेकल से ना। हाँ 4 to 5 टाइम्स कंप्रेस होता है। यदि 4 TB की डेटाबेस है ना तो वो 700 या 800 या 1 TB में आ जाती है। अच्छा, लेकिन ये है ना कि 1 TB जो है मेमोरी चाहिए, रैम चाहिए। रैम ज्यादा चाहिए। हाँ, और एकल में क्या है कि 32 GB के भी रैम पे 4 TB के डेटाबेस चल जाते हैं। उनको डेटा स्टोर करने के लिए लोकल डिस्क की जरूरत होती है, लेकिन उनको डेटा स्टोर करने के लिए मेमोरी चाहिए होता है, मेमोरी चाहिए, इसीलिए वो फास्ट है। इसलिए ऑरेकल जो है। हाँ, और या किसी ऑरेकल और फास्ट है। डेटाबेस, ऑरेकल या किसी और डेटाबेस से यदि कंपेयर करोगे HANA डेटाबेस का, तो ये 10 टाइम फास्ट है आना जो है। HANA। जब जब नॉर्मल एक सिस्टम रिफ्रेश करते हैं ना
सिस्टम रिफ्रेश में क्या होता है, प्रोडक्शन की डेटा को क्वालिटी पर रिफ्रेश करते हैं। तो उसमें एक लॉन्ग रनिंग टास्क होता है जिसको हम BDLS बोलते हैं। और BDLS क्या करता है, लॉजिकल सिस्टम को कन्वर्ट करता है। जैसे जैसे तुमने प्रोडक्शन का डेटाबेस कॉपी करके क्वालिटी पे लाया, तो जो लॉजिकल सिस्टम होगा वो प्रोडक्शन का होगा, लेकिन उसको हमें क्या करना है, क्वालिटी में कन्वर्ट करना है। क्वालिटी का लॉजिकल सिस्टम डिफरेंट होता है, प्रोडक्शन का डिफरेंट होता है, डेवलपमेंट का डिफरेंट होता है। ठीक है। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए जो है ना, हर एक टेबल में उसकी एंट्री रहती है। तो यदि तुम ओरेकल डेटाबेस में कन्वर्ट करोगे तो वो 8 से 10 घंटा ले लेता है, डिपेंड ऑन द डेटाबेस की साइज। यदि 1 TB और 2 TB की डेटाबेस है तो 8 से 10 घंटा ले लेगा। लेकिन वही काम यदि हाना डेटाबेस में करोगे तो एक से 1.5 घंटे में हो जाती है। अच्छा। तो ये काफ़ी फास्ट है। कोई भी ट्रांजेक्शन भी तुम एग्जीक्यूट करोगे, हाना डेटाबेस है तो इमीडिएटली रिस्पॉन्स आती है, और उसमें जो है ना थोड़ा सा स्लो हो जाती है। तो जैसे प्रोडक्शन से डाटा जब हम क्वालिटी में ले जाते हैं, तो हम्म। उसके लिए क्या वही क्लाइंट इंपोर्ट एक्सपोर्ट ही करना होता है या कुछ और? बैकअप रजिस्टर होती है, क्लाइंट एक्सपोर्ट इंपोर्ट होती है। तो एक्सपोर्ट बैकअप, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट अगर इंपोर्ट बैकअप यूज रजिस्टर कर सकते करेंगे हो, या बैकअप रजिस्टर वहाँ का बैकअप लेते हैं, यहाँ पर रजिस्टर। ओनली डीबी का बैकअप लें, कॉन्फ़िगरेशन का नहीं लें उसमें? नहीं नहीं, सिर्फ डेटाबेस का बैकअप होता है। ओनली डीबी का बैकअप लेके और उसमें डाल दें। हाँ। तो जिससे क्या होगा कि वो प्रोडक्शन की कॉन्फ़िगरेशन नहीं आएगी, इधर जो डाटा डाटा जाएगा only। डेटा डेटा जाएगा, पूरा का पूरा डेटा। ठीक है। ठीक है। ओके सर। ये समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। हाँ सर। अब मैं हाँ। इंस्टॉलेशन कंटिन्यू कर रहा हूँ। इसने ओके। जैसे ही HDB चलाया, इसने रीड किया कि ये डेटाबेस का वर्जन ये इंस्टॉल होने वाला है, ये ओके। वर्जन है। अब इसमें तुम्हें ये एक चीज देखना पड़ेगा, ये जो वर्जन है, ये जो 2.0 है ना, इसको बोलते हैं वर्जन। ठीक है। और ये जो है इसको बोलते हैं रिवीजन। रिवीजन। हाँ। ये हो गया वर्जन, ये हो गया रिवीजन, और ये लास्ट वाला जो होता है वो होता है सपोर्ट पैक। एसपीएस। नहीं, SPS तो इसी को बोलते हैं, 05 जो है ये SPS है। ओके। रिवीजन के जो फर्स्ट 2 डिजिट होते हैं वो SPS होता है। सपोर्ट पैक स्टैक होता है, ये SPS 05 है। और यहाँ पे जो लास्ट में होता है ये पैचेज होता है। और ये वाली जो है इसको बोलते हैं बिल्ड नंबर। इस तरह से तुम वर्जन को अंडरस्टैंड कर सकते हो। ये वर्जन है, ये रिवीजन है, ये पैचेज है, और ये बिल्ड नंबर है। ओके। कई बार यदि डेटाबेस में इशू हो जाती है ना, और तुम OSS रेज करोगे, SFTP को टिकट रेज करोगे, तो वो पूछेगा तुम्हारा बिल्ड नंबर क्या है डेटाबेस का। तो स्टार्टिंग के समय इसको नोट डाउन करना होता होगा सर? कोई जरूरत नहीं है, बाद में भी हम देख सकते हैं इसको। ठीक है सर। ठीक है? यहाँ पे जो है ये क्या बोल रहा है, डू यू वांट टू स्पेसिफाई एडिशनल कंपोनेंट लोकेशन। कोई डेटाबेस के अलावा कोई और कंपोनेंट इंस्टॉल करना चाहते हो, तो हमें नहीं करना है, तो यहाँ पे एंटर कर देंगे। अब ये पूछ रहा है कि आपको क्या करना है, इंस्टॉल करना है, एक्सट्रैक्ट कंपोनेंट करना है, या कुछ और करना है। इसमें एक और ये दिखा रहा है, क्योंकि जब हम एक इंस्टॉलेशन स्टार्ट किए थे तो उसमें एरर आ गया था, जो मैंने एरर दिखाया था, OS का एक पैकेज मिस था। तो ये बोल रहा है कि आप उसी को कंटिन्यू करना चाहते हो, या फिर इसमें जो है दूसरा नया इंस्टॉल करना चाहते हो, या फिर कंपोनेंट एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो। ये इसको, या फिर हम इसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले अनइंस्टॉल करते हैं इसको। अनइंस्टॉलेशन के लिए नोट करते जाना। अनइंस्टॉलेशन के लिए जो है HDB अनआईएनएसटी करके टूल होता है, ये सारे टूल है। यहाँ पे देखोगे ना, HDB अनआईएनएसटी, ये अनइंस्टॉलेशन के लिए टूल है, ये इंस्टॉलेशन के लिए टूल है। ठीक है, ये अपडेट के लिए है। तो यहाँ पे हम चलाएंगे HDB अनआईएनएसटी। यहाँ पे बता रहा है कि 0 पे जो है ना ये डेटाबेस इंस्टॉल है, और ये इसको आप अनइंस्टॉल करना चाहते हो, तो जस्ट प्रेस 0। 0 करके एंटर करोगे तो ये पूछ रहा है डू यू वांट टू अनइंस्टॉल इट। तो हमें अनइंस्टॉल करना ही है, तो यस करेंगे, इसका इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। इसने अनइंस्टॉल कर दिया। ठीक है। अब हमें दोबारा से क्या करना है,
इसको इंस्टॉलेशन करना है TVL में। वर्चुअल स्टैक को वो चलाना है, एंटर करेंगे, implementation चल रही है। ये पूछ रहा है अब वो हट गया ना यहाँ से, क्योंकि वो हाँ सर, अभी पहले कुछ से भी इंस्टॉल कह रहे हैं था। सर साथ में ना। अब ये पूछ रहा है इंस्टॉल करना है या क्या करना है, तो हमें इंस्टॉल करना है, वन प्रेस करेंगे। नहीं नहीं, आऊँगा ये आज तो ऑटोमेटिकली श्योर देखो ही यहाँ से करूँगा, 1 पाथ घंटे उठा के लिए लिया, आऊँगा, या 2 हाँ ना डेढ़ घंटे के लिए शेयर, पर आऊँगा श्योर। एंटर इंस्टॉलेशन पाथ, इसमें इंस्टॉलेशन ये स्टार्ट करेगा। ठीक है, ठीक ठीक, ओके। उसके बाद होस्ट ठीक है नेम ले सर, लिया इसने, ओके ओके ECC सर, ओके QA हाना। ओके सर। यहाँ पे यदि होस्ट नेम 13 कैरेक्टर से ज़्यादा होता तो ये क्या सर? इंस्टॉलेशन के लिए यहाँ पे एरर दे देता नहीं, है। एमएटी ठीक है, एमएटी। नेक्स्ट, डू यू वांट टू ऐड होस्ट, ये नहीं क्या नहीं, कर यही सकते हैं, एमएटी है मल्टी सर, होस्ट थोड़ा पे सा भी भी इंस्टॉल मेरा कर चल रहा सकते है, हैं। मैं थोड़ा सा मतलब वो एक से ज़्यादा, करवा यदि देते, तुम्हारे सॉरी पास सर। एक सर्वर में फॉर एग्जांपल 256 GB मेमोरी नहीं है, दो सर्वर पे है, तो दोनों का मेमोरी ये ऐड करके यूज कर सकता है। ये भी फंक्शनलिटी है, तो अलग भी इसको हम होस्ट दे सकते हैं। अभी हम सिंगल होस्ट पे कर रहे हैं तो इसलिए बाय डिफॉल्ट एन सेलेक्टेड है, एंटर करेंगे। SID पूछ रहा है, SID हमें क्या देना है। ठीक है, तो SID हम यही देते हैं QEC। SID का कॉन्सेप्ट पता है ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? मतलब ये नहीं। क्वालिटी के लिए देना नहीं हाँ, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना SID में, 3 कैरेक्टर्स के है? होते हैं। हाँ एंटर, इंस्टेंस नंबर देखो बाय डिफॉल्ट 00 ले लिया, 00 से 99 के बीच में कोई सा भी ले सकते हैं, यदि हमें 01 लेना है तो 01 भी ले सकते हैं, या 00 बाय डिफॉल्ट अपने आप आ रहा है। यदि इससे पहले कोई और डेटाबेस इस होस्ट पे इंस्टॉल होता है तो ये अपने आप उसके बाद वाला ले लेगा, 00 ऑलरेडी इंस्टॉल रहेगा तो 01 ले लेगा। लेकिन यदि किसी कंपनी का स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है कि उसे 05 देना है या 08 देना है या 010 देना है, 10 देना है, तो इस तरह से दे सकते हैं। बोलो। सर ये हाना में बाय डिफॉल्ट 00 रहता है। तभी में रहता है, SAP इंस्टॉल करोगे तब भी बाय डिफॉल्ट 00 आता है। किसी भी एप्लीकेशन SAP का कुछ भी कंपोनेंट्स इंस्टॉल करोगे तो बाय डिफॉल्ट 00 लेता है, उसको हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये ग्रुप मांग रहा है, वर्कर ग्रुप, तो हमने तो कोई दिया नहीं। ग्रुप ये इसलिए बनाता है कि यदि तुम एक से अधिक सर्वर पे इंस्टॉलेशन करना चाह रहे हो इस डेटाबेस का, तो वो ग्रुप बनाएगा। ग्रुप हमें डिफॉल्ट ही रखना है, कुछ करना नहीं है। इस ये अभी अच्छा, इस एक से ज्यादा मतलब कि जैसे हमने एक से ज्यादा एप्लीकेशन इंस्टॉल करने हैं, हाँ, है ना? जैसे हाँ, एक से ज़्यादा यदि इंस्टॉलेशन करना है, या फॉर एग्जांपल ये चाहते हो कि हमारा ये डेटाबेस दो सर्वर पे इंस्टॉल हो जाए और दोनों पे चलता रहे, एक सर्वर बंद हो गया तो दूसरे से चलता रहे, हाई अवेलेबिलिटी काइंड ऑफ थिंग। ओके, हाई अवेलेबिलिटी भी आप मल्टीपल डेटाबेस के लिए, है ना? हाँ, अब यहाँ पे क्या है कि प्रोडक्शन के लिए अलग रोल है, टेस्ट के लिए अलग है, डेवलपमेंट के लिए अलग है, कस्टम के लिए अलग है। तो ये हमने क्वालिटी सेलेक्ट किया तो इसके लिए टेस्ट रोल सेलेक्ट करेंगे, प्रेस करके एंटर करेंगे। डू यू वांट टू एनेबल डेटा एंड लॉग वॉल्यूम इंक्रिप्शन, जो डेटा वॉल्यूम और लॉग वॉल्यूम की फोल्डर बनी है उसके अंदर जो डेटा वॉल्यूम और लॉग वॉल्यूम बनेगी, क्या आप उस पर इंक्रिप्ट करना चाहते हो? तो जो नो। बड़ी बड़ी सिक्योर कंपनी होती है, जो जो बैंकिंग से रिलेटेड होती है, वो लोग डेटा को सिक्योर करते हैं, क्योंकि इंक्रिप्ट यदि कर देगा तो किसी ने यदि डेटा वॉल्यूम या लॉग वॉल्यूम से वो फाइल कॉपी करके ले जाके दूसरे जगह पे यदि उसको रिस्टोर कर लेगा तो उसका सारा डेटा वो रीड कर सकता है। लेकिन यदि इनक्रिप्टेड फॉर्म में होगा तो वो रीड नहीं कर सकता है कॉपी करने के बाद भी, तो ये सिक्योर होता है। इसमें ये फीचर्स दिया है कि आप सिक्योर कर सकते हो। कई बार देखते होंगे कि ओरेकल में लोग अलग से इंक्रिप्शन करवाते हैं डेटाबेस का, या फिर साइबेस में अलग से इंक्रिप्शन करवाते हैं, या एसक्यूएल डेटाबेस में अलग से इंक्रिप्शन करवाते हैं। तो ये एडिशनल फीचर्स जो है ना लाइनक्स के अंदर ऑटोमेटिकली है। ठीक है, हम अभी नो करेंगे। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली देखो डेटा वॉल्यूम उठा लिया, हाना डेटा SID, ये हमने दिया हुआ ना हाना डेटा, तो हाना डेटा में ये SID करके फोल्डर ऑटोमेटिकली ये क्रिएट कर लेगा। लॉग वॉल्यूम बनाएगा हाना लॉग SID के अंदर। रिस्ट्रिक्ट मैक्सिमम मेमोरी एलोकेशन यहाँ पे हम सेट कर सकते हैं, या नहीं तो ऑटोमेटिकली उठाएगा। ठीक है, जैसे 256 GB मेमोरी है ना, या इस पे कितना मेमोरी है? 256। 256 GB। तो इनके कैलकुलेशन होते हैं, एक बार नोट कर लो ये कैलकुलेशन।
नोट करो। हाँ। जैसे तुम्हारा देखता हूँ एग्जाम्पल, हमारे पास कितना मेमोरी है? 256 GB। 56 GB। अब ये यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि आपको मेमोरी सेट करना है, रिस्ट्रिक्ट करना है डेटाबेस को मेमोरी पे। तो ये रिस्ट्रिक्ट यदि नहीं करते हैं, ठीक है, यदि या तो हम इसको दे सकते हैं कि 256 GB हमारे पास ओएस पे रैम है, लेकिन तुम डेटाबेस के लिए 200 GB यूज कर लो, और डेटाबेस इससे ज़्यादा यूज नहीं करेगा। जो 58 GB है वो ओएस के लिए रह जाएगा। यदि हम रिस्ट्रिक्ट कर देंगे तो, यदि हम रिस्ट्रिक्ट नहीं करते हैं तो ये डेटाबेस क्या करती है, अपना खुद का एक कैलकुलेशन रखा हुआ है और उसके आधार पर वो मेमोरी यूटिलाइज कर लेती है। इसका खुद का कैलकुलेशन क्या है कि ये जो 256 GB है, 256 GB में से जो पहला 64 GB होगा, फर्स्ट 64 GB मेमोरी, इसका ये 90% यूटिलाइज करेगा। और बाकी के जो बच गए, बाकी जैसे 256 GB और माइनस 64 GB, ठीक है, ये कितना बच गया? 198 के आसपास होगा या 194 होगा। तो 194। ये इतना जो मेमोरी बच गया, बाकी जो बचे हुए मेमोरी है 192 GB का 97% यूटिलाइज करता है टोटल। तो टोटल यदि तुम देखोगे तो कितना हो जाएगा? 64 GB का 90% कितना हो जाएगा? 58 हो गया, और प्लस जो है ये निकालोगे, ये इसका 192 का 97 GB, तो मान के चलो 185, हाँ 185 ही मान लो, ठीक है। तो ये कितना हो गया? ये हो गया ये हो गया 180 और 233 और 243 243 243 जो है ना, ये अपने आप यूटिलाइज कर लेगा डेटाबेस। ठीक है, कैलकुलेशन समझ में आया? हाँ। ये इसका कैलकुलेशन है। यदि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 64 GB रैम ही है तो उस केस में क्या करेगा? ये 90% यूज करेगा, बाकी छोड़ देगा, मतलब 58 GB यूज करेगा और बाकी जो बच गया वो ओएस के लिए इस्तेमाल करेगा। एक तो ये है जो डिफॉल्ट कैलकुलेशन है। दूसरा, तुम जितना भी चाहो वो सेट कर सकते हो। जैसे 256 GB है, तुम्हें 200 GB डेटाबेस को देना है तो 200 डेटाबेस को दे दो। यदि इसी होस्ट पे एप्लीकेशन भी इंस्टॉल करना है तो यहाँ पे उस पर 32 GB दे दो, बाकी के बच्चे मेमोरी जो है ओएस यूटिलाइज करेगा। तो ये इनके कॉन्सेप्ट होते हैं, हम यहाँ पे फ्री छोड़ देते हैं क्योंकि ये चीज़ हम बाद में भी सेट कर सकते हैं। सर्टिफिकेट होस्ट जो है सेम ही ले रहा है, पासवर्ड मांग रहा है। 3 मैंडेटरी पासवर्ड होता है, एक तो SID ADM, SAP ADM और सिस्टम। सिस्टम यूजर जो है डेटाबेस के लिए होता है, SAP ADM जो है होस्ट एजेंट के लिए होता है, और SID ADM जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए होता है, OS लेवल एडमिनिस्ट्रेशन। दोबारा बता दीजिएगा। यहाँ पे पासवर्ड हमें डालना है, तो पासवर्ड जो है फॉर एग्जाम्पल ये अप्लायंस, इसके लिए अप्लायंस। यहाँ देखो अब QEC ADM आ गया, ये SID ADM है, QEC ADM जो है SID ADM, ठीक है। इसके बाद होम डायरेक्टरी ऑटोमेटिकली इसमें ले लिया, ये सारे SAP SID के अंदर होम बना लेगा, हमें कुछ नहीं करना। यहाँ पे सेल देखो, सेल जो है SH सेल बाय डिफॉल्ट ले रहा है। तुम्हें यदि सेल चेंज करनी है तो यहाँ पे bin CSH करनी है तो CSH कर सकते हो, बैश करनी है तो बैश कर सकते हो, लेकिन डिफॉल्ट जो ले रहा है डिफॉल्ट जो छोड़ दो। सर ये जो सिस्टम यूजर की पासवर्ड जो है इसे देना होता है सिस्टम यूजर। ठीक, बस इंटर करते जाना है। हाँ नहीं, पासवर्ड डालना पड़ेगा, विदाउट पासवर्ड का वो आगे नहीं, बढ़ेगा नहीं। नहीं। हमने पासवर्ड फर्स्ट टाइम तो आपने एक कॉपी करके वहां से डाला है, उसके बाद से जो आगे में भी डालते हुए पासवर्ड गए हैं, सेम पासवर्ड। सेम पासवर्ड हमने सबको डाल दिया। ओके। ये 3 तो यूजर आईडी बने, SAP इसमें 2 ADM यूजर बनते हैं। SID, तीन यूजर बनता है, SAP ADM SID ADM और सिस्टम। ये सिस्टम जो है
जैसे ओरेकल में सिस्टम यूजर बनती है, उसी तरह यहाँ पे भी सिस्टम यूजर बनती है। ये डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है। ये एस आई डी एडीएम जो है ओएस लेवल पे ओएस एडमिनिस्ट्रेशन होता है। मतलब ओएस लेवल पे कुछ भी यदि डेटाबेस में करनी है तो एस आई डी एडीएम से स्विच करना पड़ेगा। ये तो क्यू यू सी ए एडीएम है सर। अच्छा, सी ए एडीएम पढ़ते हैं इसको। ये एस आई डी एडीएम बोलते हैं। अच्छा। एस आई डी हमने ये लिया था ना, हाँ। एस आई डी क्या सेलेक्ट किया था, ये तो क्यू इस ई सी। क्यू सी। हाँ। तो एस आई डी एडीएम जो है क्यू ई सी तो एस आई डी हो गया, और ओके इसके आगे एडीएम लग जाएगा, तो इसको ओके। हम एस आई डी एडीएम बोलते हैं। एक एस अच्छा आई डी एक चीज एडीएम और, होती है। जैसे ओरेकल में तो एक और यूजर बनता है ना, किस एक बनती है? ओरेकल एसआईडी होता है कि एक सिस्टम एडमिन एसआईडी हाँ होता वो है? क्रिएट करता है, ये भी क्रिएट करता है, लेकिन अभी ये सिस्टम यूजर का ही पासवर्ड मांगता है, तो इस यूजर ओके, रखता है। जो बाद में होता है। हाँ, 3 यूजर बनेगा, ये ध्यान रखना। जब डेटाबेस इंस्टॉल होता है तो 3 यूजर बनता है, एसएपी एडीएम, एसआईडी एडीएम और सिस्टम यूजर। सिस्टम यूजर। सिस्टम यूजर जो है डेटाबेस के लिए यूज होता है, एसआईडी एडीएम जो है ओएस लेवल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए होता है, और एसएपी एडीएम जो है एक होस्ट एजेंट इंस्टॉलेशन होता है उसके लिए। ठीक है, ओके। एंटर। अब ये जो चीज हमने दिया ये समरी दिखा रहा है। शेयर डायरेक्टरी दिया हमने, एसआईडी दिया, इंस्टेंस नंबर दिया, डिफॉल्ट ग्रुप यूज किया, उसके बाद स्टेज जो है टेस्ट दिया, डेटा वॉल्यूम यहाँ पे बनेगी, लॉग वॉल्यूम यहाँ बनेगी, स्टोरेज जो है एस 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 है, एसआईडी इसका होस्ट नेम ले लिया, इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टरी होम डायरेक्टरी ये है, सेल जो है ये है, यूजर आईडी, एसएपी एडीएम, ये सारा चीज ले लिया। इंस्टॉलेशन वर्जन भी दिखा रहा है कि ये वर्जन इंस्टॉल होगा। ये इंस्टॉलेशन का लोकेशन कहाँ से उठाया, यहाँ से उसने इंस्टॉलेशन का लोकेशन उठाया। इसके बाद ये दिखा रहा है लॉग डायरेक्टरी। यदि कुछ एरर आती है तो इन 2 फाइल को आप रीड कर सकते हो, एक तो ये हो गया और ये दूसरा ये ट्रेस कर लोगे। एक चीज मेरी समझ में नहीं आई इसमें, ये जो लोकल लोकल होस्ट वर्कर ग्रुप वाला जो है, कौन सा? डिफॉल्ट जहाँ पे लिखा हुआ लोकल होस्ट वर्कर ग्रुप। हाँ वही ना, वर्कर बताया था ना, मल्टीपल होस्ट के लिए हमने डिफॉल्ट ही चूज किया था ना। यदि एक से ज्यादा होस्ट ऐड करोगे तो ग्रुप बनानी पड़ती है। सिस्टम को पता तो चलना चाहिए हमारे ग्रुप में कौन कौन सर्वर है। ओके, अच्छा अच्छा, लोड बैलेंसिंग के लिए, एचए और के लिए। हाँ, लोड बैलेंसिंग ऐसे के लिए होता है। तो यहाँ पे यदि हम एन वाई प्रेस कर देंगे तो ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर देगा, ठीक है। और यदि नो करेंगे तो नहीं करेगा। अभी हमें नो ही करना है, क्योंकि हमें सिर्फ ये देखना था कि जीयूआई में क्या क्या, सीएलआई में क्या क्या होता है, ठीक है। अब तो मैं जीयूआई भी दिखा देता हूँ जीयूआई में क्या होता है, ठीक है। लेकिन जीयूआई के लिए यहाँ पे डिस्प्ले सेट करना पड़ेगा। देखते हैं डिस्प्ले है कि नहीं। बेटर ये है कि हम इसको लॉग इन कर लेंगे। तो ये सभी के लिए होता है, एआईएक्स वगैरह के लिए भी? हाँ हाँ, सभी के लिए होता है। समझ में आ रहा है ना? कुछ कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? नहीं सर। ये सर सॉफ्टवेयर कैसे मिलेगा अभी हम लोगों को? दे दूंगा मैं। ठीक है सर। ठीक है, उसके बाद अभी अभी हमने ऐसे एच डी बी एलसीएम से चलाया था। अब हम इसको जो है ना एच डी बी एलसीएम जीयूआई से चलाएंगे। क्या बोल रहा है? पर्ल could not load, not open shared object file. No, cannot show s plus string, not load backup. ठीक है, खाना इंस्टॉलेशन का पर्ल कंपाइलेशन एरर आ रहा है। failed इसमें एक तो वो बंद कर दिया है नेक्स्ट ब्लॉक। एक्स क्लॉक ये है ना, एक्स क्लॉक सर इसमें चलता है। तो इसमें बंद कर दिया। इसका वर्जन चेक करना है,
P5 है, P5 में जो है X11 फॉरवर्डिंग जो है ना, ये डिसेबल है, इसलिए ये नहीं करने दे रहा। X11 फॉरवर्डिंग के लिए क्या करना पड़ेगा? गूगल मानना पड़ेगा सर इसलिए तभी एनेबल कैसे करना है इसका। पास हिस्ट्री में तो नहीं करना पड़ेगा पास। इसका रूट ये इसमें इंस्टॉलेशन गलत किया हुआ है, इसका रूट का वो नहीं बना हुआ है, जो फाइल। कितना 0 पैकेज उसमें तो /X11 है। GT के /X11 है ना। इंस्टॉल जयपर क्लॉक। नेक्स्ट क्लॉक होता क्या वैसे? ये चेक करने के लिए होता है कि डिस्प्ले सेट है या नहीं। नॉट डिस्प्ले। उसमें सर आगे कॉन्फ़िगर करने का भी दिया हुआ है सर, उसमें टप में दिया होगा यार है ना सर, एसएसएल कॉन्फ़िग के अंदर इसको अनेबल करना होगा हैशटैग। Search for X forwarding. हाँ, X forwarding. Then remove the sign as from the instrument. X forwarding नीचे। इससे क्वेश्चन मार्क से बैक स्पेस आता है ना, उसको मार के फिर वो नाम लिख के इंटर मारेंगे तो सीधे वहीं पहुंच जाएगा। स्लैश मारिए, हाँ क्वेश्चन मार्क, हाँ वहाँ पे लिखे एक्स लिख दीजिए, कैप्स में था ना एक्स, एक्स लिखिए इंटर मार दीजिए। क्वेश्चन मार्क की भी जरूरत सीधा एक्स मारेंगे तो चलेगा। हाँ एक्स कैपिटल ये आ गया ना, ऑलरेडी हटा हुआ है। एन प्रेस कीजिए, एन सर, और भी कुछ एन एक्स, ये डिस्प्ले ऑफसेट ये हटाना पड़ेगा सर, हैशटैग। हाँ ये हैशटैग है ना, X10 डिस्प्ले सर 11 ऑफसेट पे। हाँ
ऑफसेट इस डिस्प्ले। हाँ, और नीचे यूजर वाला भी सर हटाना होगा। लोकल होस्ट वाला भी कटेगा। हाँ बस सर, सेव और सर्विसेज रिस्टार्ट, लोकल होस्ट स्केप डब्ल्यू क्यू क्या बोल रहे और सिस्टम सीटीएल रिस्टार्ट एस एस एच डी। नेक्स्ट फॉरवर्डिंग हटा दिया, सेव कर दिया, सिस्टम एसएसडी पर रिस्टार्ट करना। वो तो ऑलरेडी है सर, ये अनेबल कर लीजिए सर, रीस्टार्ट कर लीजिए सर, डाल दीजिए। अनेबल है, अनेबल तो होगा सर, तभी एक्सेस किया है ना आपने। रीस्टार्ट कर लीजिए, सिस्टम सीटीएल रीस्टार्ट एसएसडी, रीस्टार्ट रीस्टार्ट स्टार्ट हो गया। चलो ठीक है, आई थिंक आ जाना चाहिए अब तो। डिस्प्ले टू कॉन्फ़िगर एक्स सर्वर। अच्छा उसमें एक्स सर्वर ऊपर वो आएगा ना, सब टूल बार होता है ना मोबा में। Display videos we are going to forwarding. ये हुआ नहीं लेकिन फेल कर रहा है। एक बार सिस्टम सीटीएल रीस्टार्ट SSHD कीजिएगा सर, सर्विस को सिस्टम सीटीएल रीस्टार्ट SSHD HD हरियाणा दिल्ली। हाँ सिर्फ एचडी SSHD। हाँ ठीक है, और दोबारा सर वो कनेक्ट करके देखिएगा, एक्स सर्वर एक्स क्लॉक कनेक्टेबल डिस्प्ले। ये यहीं पे फेल आता है ना, देयर वर 12 फेल्ड लॉगिन अटेम्प्ट। ये एक बार सर, एक बार सेशन पे सर, enable- ये सेशन पे एक बार जाके ना यहाँ से वो सर कीजिएगा, VNC ऑप्शन आ रहा है न्यू सेशन पे। Are you sure you want to stop the X server and all this running from X server तो चल ही रहा है लेकिन ये फॉरवर्डिंग नहीं कर रहा। बस स्टेशन पे जाइएगा सर, स्टेशन पे वहाँ से देखिए VNC दे रहा है, ये VNC इंटरनेट है, बीएनसी आ रहा ना, आरडीपी और बीएनसी। एजेंसी की सर्विस चलनी चाहिए ना, वहाँ पे चल रहा है कि नहीं चल रहा पता नहीं। बोर्ड पे चलता है ना, क्योंकि बोर्ड पे जब तक स्टार्ट नहीं हुआ तब तक नहीं चलेगा। एक मिनट सर, नहीं ये X11 फॉरवर्डिंग जो है ना, इसको कैसे एनेबल करना है वो देखना पड़ेगा। ओके हाउ टू इंस्टॉल। एक मिनट सर बताता हूँ मैं आपको क्या करना है। एनेबल RDP ऑन सुजे 15 RDP एनेबल कर लेते हैं सर इसका। करते नहीं है 2835 आ रहा है। सर एक बार देखिए इसमें फायरवॉल अनेबल है क्या अभी, क्या पता पोर्ट बंद कर रखा हो उन्होंने। और सर सेम आईपी पे एक बार RDP आप लेके चेक कीजिएगा जरा 24 बिट पर। इसमें आरडीपी भी आ जाता है सूजे में? हाँ आ जाता है, मतलब अनेबल करना पड़ता है। वैसे दिखा तो रहा है कि मैंने अभी गूगल देख कर रहा था तो ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट बोला कि अनेबल होता है वो। ये बिट शो ऑप्शन में जाइए सर, शो ऑप्शन में जाकर ना बिट कम करना होगा।
हाँ ये डिस्प्ले 24 पोर्ट तो नीचे 24 हाँ केबल नहीं। इसने होम डायरेक्टरी नहीं क्रिएट किया ना, इसका बता रहा मैं। तो एक प्रोफाइल होता है, उसमें चेंज करो हो जाता है। अरे यार एक मिनट सर सर आप मेरे को एनी डेज तो मैं करके देता हूँ अभी आपको। अभी तो ये डेवलपमेंट ही है ना सर अभी। हाँ हाँ दीजिए मैं। टेस्टिंग के लिए। हाँ मुझे इसी का रिक्वेस्ट कंट्रोल दे दो ना। मैं तो इसको एड्रेस की जरूरत नहीं ना, वो रिक्वेस्ट दे दो इसी का वेब कंट्रोल। ग्राफिक ओपन सूजे रिमोट एक्सेस टू ओपन सूजे डेस्कटॉप XRDP सर एक सर्विस चलेगा जीपर इंस्टॉल XRDP। अच्छा ये उसमें रिमोट लेना पड़ेगा ना, मैं इसको डिस्प्ले वेरिएबल अनेबल करना चाहता हूँ। ओके ओके तो आरडीपी का ओके चेक करता हूँ सर। इसका डिस्प्ले वेरिएबल सेट करना है। X11 फॉरवर्डिंग जो है ना, एनेबल करना होगा। फॉर डिस्प्ले इन लाइनक्स। एक मिनट सर देख रहा हूँ सर, एक मिनट। इसमें ये पासवर्ड नहीं मांगता क्या? सेव हो जाता है ना इसके उसमें। अच्छा एक बार कर लेंगे। चेक करना है इसको कैसे एनेबल करना। XAuth लिस्ट अच्छा हम्म
SUJ provide extended. Mm.